नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोहरदगा में नक्सली वारदात ने झारखंड पुलिस की रणनीतियों और प्लानिंग में एक बार फिर से सेंधमारी की। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में एक जवान फिर दूसरे दिन भी आ गया, जिसे इलाज के लिए मेडिका अस्पताल लाया गया। इससे पहले शुक्रवार को भी लोहरदगा के बुलबुल जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। झारखंड में नक्सली बेखौफ, लोहरदगा में फिर आईडी ब्लास्ट। सर्च अभियान के दौरान लगातार धमाका। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में लगातार दूसरे दिन भी प्रेशर आईईडी का ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया। घायल जवान तोमीम कुमार सीआरपीएफ कोबरा 209 बटालियन का है। बुलबुल गांव के पास जंगल में शुक्रवार को भी आईईडी ब्लास्ट हुआ था। उसी जंगल में फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया, जिसके बाद एयरलिफ्ट कर जवान को रांची एयरपोर्ट लाया गया और फिर जवान को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मेडिका ले जाया गया। महज 19 मिनट में ही जवान को एयरपोर्ट से मेडिका अस्पताल लाया गया। एयरपोर्ट से मेडिका के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, जिसमें हम लोग बिरसा चौक, सहजानंद चौक, रातू रोड होकर के लेकर के आए। चूँकि ग्रीन कॉरिडोर में सभी जगह हम लोग फोर्स लगाते हैं, पूरा डिप्लॉयमेंट रहता है। लगभग हम लोग 18 से 19 मिनट में मेडिका पहुंचा दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एडीजी अभियान और सीआरपीएफ के अधिकारियों के अलावा झारखंड पुलिस के कई अधिकारी भी मेडिका पहुंचे। घायल जवान का हाल चाल जानने के बाद एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर ने कहा कि फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लोहरदगा के जंगलों में अपना काम कर रही हैं और अभियान चलाया जा रहा है। आईडी ब्लास्ट को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि इलाके में काफी माइंस लगे हुए हैं और ऐसे में कई माइंस डिटेक्ट नहीं हो पाते, जिस कारण ये हादसे होते हैं। नक्सली वहां से हटे थे और जो नई सूचनाएं मिल रही थी उसके आधार पर हमारे जवान ऑपरेशन को जारी रखे थे और कल वाली जगह से हटके ये दूसरी जगह पे हुआ है। इस मौसम से नहीं है, ये जो नक्सलियों का ग्रुप है पूर्व से ही इस इलाके में उन्होंने काफ़ी आईडीज लगाई हुई है। इसमें निर्दोष ग्रामीणों को भी पूर्व में शिकार होना पड़ा है और जवान भी इसकी चपेट में आए हैं। तो इसका मौसम से कोई लेना देना नहीं है, उनकी टैक्टिस है और हम इससे बेहतर टैक्टिस को जानते भी हैं। बहरहाल लाल आतंक के कारण न सिर्फ झारखंड बल्कि छत्तीसगढ़ भी इसकी चपेट में है और वहां भी हुई नक्सली वारदात में झारखंड के सपूत शहीद हो गए। ऐसे में नक्सलियों को लेकर एक बार फिर रणनीति पर मंथन करने की जरूरत है। लोहरदगा में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट हुआ और एक जवान इसमें बुरी तरह से घायल हो गया। घायल जवान के पैर में जो कहा जाए तो उसे इंजरी हुई है और फिलहाल मेडिका अस्पताल उसे लाया गया है। रांची एयरपोर्ट पर जवान को एयरलिफ्ट कर लाया गया था, जिसके बाद जवान को बेहतर इलाज के लिए यहां पर लाया गया है। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में आईडी ब्लास्ट बढ़ रहे हैं उससे जाहिर तौर पर ये बात की आशंका जरूर हो रही है कि कहीं ना कहीं रणनीतियां जो हैं वो जरूर खराब हुई हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में झारखंड के लाड सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए, वहीं सीआरपीएफ के एक जवान भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ उसूर इलाके के तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में हुई। मुठभेड़ में 168वीं बटालियन की असिस्टेंट कमांडेंट और झारखंड के लाल एसबी तिर्की शहीद हो गए। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं झारखंड के सीएम ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी और दुख भी जताया है। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने भी झारखंड के वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी है।
और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें उन्होंने शोक व्यक्त किया है। और ये राज्यपाल रमेश बैस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। लाल आतंक से लोहा लेते छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सिमडेगा का लाल शहीद हुआ है। छत्तीसगढ़ के पुतकेल में नक्सलियों से मुठभेड़ में सिमडेगा का लाल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शशि भूषण तिर्की को नक्सलियों की गोली लगी, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। शशि भूषण तिर्की सिमडेगा के बोलवा प्रखंड के कसीरा गांव के रहने वाले थे। सिमडेगा पुलिस कप्तान शम्स तबरेज ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में शहीद जवान सिमडेगा के बोलवा प्रखंड के कसीरा गांव निवासी स्टीफन तिर्की का पुत्र था। उन्होंने बताया कि शहीद शशि भूषण के पिता स्टीफन भी बीएसएफ से रिटायर्ड जवान हैं। शहीद शशि भूषण पर जिला वासियों को नाज है। और शहीद का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा है। एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और रांची में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी होना है। कल बीजापुर में शहीद हुए थे शशि भूषण तिर्की, जिनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचा है, जहां एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, उन लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है। तो देखिए, शहीद का पार्थिव शरीर जो है रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और फिलहाल रांची एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीआरपीएफ के अधिकारी वहां मौजूद हैं और सभी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज रांची में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया जाना है। आपको बता दें कि कल बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुआ था, उसमें शशि भूषण तिर्की शहीद हो गए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? जी, बता दें कि शशि भूषण तिर्की जो असिस्टेंट कमांडेंट थे सीआरपीएफ के, वो छत्तीसगढ़ में शहीद हुए, जिसके बाद आज सुबह उनका पार्थिव शरीर जो है वो रांची एयरपोर्ट लाया गया, जिसके बाद फिलहाल उनके शव को सीआरपीएफ के 133 बटालियन में ले जाया जा रहा है, जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम वरीय अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जिसके बाद उनके शरीर को यहाँ पर उनके जो निवास स्थान है वहां ले जाया जाएगा, जहां पर तमाम तरह के जो विधि है वो करते हुए उनका क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो तमाम तैयारियां की गई हैं। वहीं जो लोग हैं उनके जो नम आंखों से इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साफ तौर से लोगों का कहना है और जो भी लोग मौजूद हैं कि नक्सलियों का ये कायराना हरकत उन्हें बर्दाश्त नहीं है और नक्सलियों को, जो अधिकारी भी हो या फिर जो नेतागण हैं, उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि नक्सलियों को अब उनके मान में घुसकर मारा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार नक्सली वारदात को अंजाम दे रहे हैं उससे झारखंड ही नहीं आसपास के जो राज्य हैं वो भी पूरी तरह से प्रभावित हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो लोहरदगा इलाके में लगातार लैंडमाइंस ब्लास्ट हो रहे हैं, जहां पर जवान घायल हो रहे हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ में हुई ये घटना अपने आप में झारखंड को एक बड़ी क्षति देती है, क्योंकि यहाँ के वीर सपूत जो हैं वो वहां पर शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। ओम प्रकाश, रांची में भी श्रद्धांजलि सभा का फिर आयोजन भी किया जाना है, उसको लेकर क्या जानकारी है? कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा और कौन कौन उसमें मौजूद रहेंगे? जी, आपको बता दें कि एयरपोर्ट से सीधे अभी जो असिस्टेंट कमांडेंट का पार्थिव शरीर है वो सीआरपीएफ के 133 बटालियन कैंप पहुंचा है, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाना है। इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित जो अन्य अधिकारी, वरीय अधिकारी हैं सीआरपीएफ के, झारखंड पुलिस के, वो भी मौजूद रहेंगे और यहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन जो है वो शहीद को नम आंखों से दिया जाएगा। शहीद की बात करें शशि भूषण तिर्की के बारे में, और क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है? जहाँ कहाँ के रहने वाले थे, इनके परिवार में कौन कौन था?
जी, जो जानकारी है उसके अनुसार शशि भूषण तिर्की मूल रूप से सिमडेगा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो जम्मू में हुई है और वहीं पर उनका पूरा परिवार रहा करता था, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई है। जिसके बाद उनका जो उसके बाद रांची में पिछले 5-6 सालों से शिफ्ट हो गए थे। डिपडिप इलाके में उन्होंने एक निवास स्थान बनाया था जहां पर वो रह रहे थे। तो कहा जा सकता है कि रांची सहित सिमडेगा में भी जो लोगों का दुख दर्द है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो देखिए, कल बीजापुर में शशि भूषण तिर्की शहीद हुए थे। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस के साथ सभी आला अधिकारी मौजूद होंगे। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और ये पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। देखिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी में पार्थिव शरीर को रखा गया है। शशि भूषण तिर्की जिनका पार्थिव शरीर पहले एयरपोर्ट पर पहुंचा और अब यहां से जो है ले जाया जा रहा है। रांची में ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाना है और उसी स्थल पर इसे ले जाया जा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। राज्यपाल रमेश बैस भी वहां पहुंचने वाले हैं जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ उसमें शशि भूषण तिर्की शहीद हो गए। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के मालडा बाजार में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने पहले हंगामा किया, इसके बाद पथराव शुरू कर दिया गया। माहौल बिगड़ता देखकर बाजार की दुकानें बंद हो गई। सूचना मिलने के बाद गावा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान लोगों ने छेड़खानी करने वाले आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। रुपेश हत्याकांड को लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश है। रामगढ़ के चिकौर के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में मोमबत्ती जलाकर झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाया, तो वहीं गुमला में भाजपा युवा मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला। रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में बोकारो के नया मोड़ में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और एबीवीपी के नेताओं को सिटी पुलिस ने हिरासत में लिया, तो वहीं हजारीबाग बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में बजरंगी चौक पर भाजयुमों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बजरंगी चौक से लेकर टावर चौक तक बड़ी संख्या में भाजयुमों के सदस्यों ने भाग लिया और कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन की और नारेबाजी भी की गई। सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो रुपेश हत्याकांड के बाद अलग अलग जगहों पर देखिए, रामगढ़ से लेकर हजारीबाग तक हर एक जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। धनबाद में भी रुपेश पांडे की हत्या को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तोपचांची प्रखंड स्थित हटिया मैदान से तोपचांची चौक तक विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं गढ़वा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल नगर मंडल द्वारा एक शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों युवाओं ने हाथ में कैंडल मार्च लेकर शहर में निकाला। लोहरदगा जिले में भी हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दिन रुपेश पांडे की हत्या के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा शहरी क्षेत्र में कैंडल मार्च निकालकर हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की गई है, जबकि सिमडेगा शहर में बीजेपी की तरफ से कैंडल मार्च निकालकर रुपेश पांडे के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। हजारीबाग में रुपेश हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। स्वयंसेवी संगठन और राजनीतिक दलों के लोग आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं रुपेश के परिवार वालों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। पुलिस के अनुसार अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
रुपेश की हत्या के 7 दिन बीत चुके हैं और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जहां 27 नामजद आरोपियों को चिन्हित किया गया था, वहीं 100 अज्ञात आरोपियों के नाम से भी आवेदन प्रशासन को दिया गया था, लेकिन अब तक मात्र 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सरकार या प्रशासन के लोग लगातार रुपेश के परिजनों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये मामला लगातार तूल पकड़ते दिखता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के और संगठनों के लोग रुपेश के परिजनों से मिल रहे हैं और उन्हें लगातार आश्वासन दे रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार से लगातार ये मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रुपेश के हत्यारों को चिन्हित करते हुए उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे रुपेश का ही घर है और जहां एक बैनर के माध्यम से ये साफ साफ मांग किया गया है कि रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दी जाए। आप वहीं पर देख सकते हैं कि विभिन्न संगठन से आए हुए लोग लगातार रुपेश की तस्वीर पर आकर पुष्पांजलि दे रहे हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखना ये लाजमी होगा कि कितनी जल्द ये सरकार प्रशासन रुपेश के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और रुपेश के परिवार को न्याय दिलाती है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और इसी बीच हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरही में असामाजिक तत्वों का उत्पात देखने को मिला है। मंदिर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां पर असामाजिक तत्वों का उत्पात देखने को मिला है। बरही में असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। मंदिर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश जुड़े हुए हैं। रितेश, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, क्या कुछ स्थिति वहां पर? जी मैं बता दूं शिप्रा कि 7 दिन बीत चुके हैं रुपेश के हत्या का, और उसके बाद से लगातार बरही के लोग अपने मन में इस दबिश को बनाए हुए थे कि कब तक उनके हत्यारों को सजा मिलती है। और इसी बीच कल ही देर शाम में एक कैंडल मार्च निकला था और आज सुबह उलट जहां प्रशासन लगातार इस पूरी घटना को सुलझाने में लगी हुई है। आज एक बड़ी चुनौती सामने आई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने देर रात में मंदिर में तोड़फोड़ किया है और अगले सुबह जब लोग, चूंकि ठंड का समय है तो लोग थोड़ी देर से ही पहुंचते हैं मंदिर में पूजा करने, तो उन्होंने देखा कि मंदिर में तोड़फोड़ मची हुई है। हालांकि अब भी जो वर्तमान स्थिति है कि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। वहीं कुछ लोग इसमें खुलकर नारेबाजी भी करने की बात सामने आ रही है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उन दोषियों को, उन असामाजिक तत्वों का जिन्होंने कल देर रात इस बड़ी घटना को जो अंजाम दिया है, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और वही मैं बता दूं कि इस पूरे घटना में एक जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि रुपेश की मां, हालांकि पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा चल रही है, विरोध चल रहा है, लेकिन रुपेश की मां ने घटना के दिन से ही अनाज का एक दाना नहीं लिया है। उन्होंने अपना मतलब अनाज बिल्कुल त्याग दिया है और उनकी एक ही मांग है, या तो उनके बेटे को सामने लाया जाए या उनके बेटे के हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। जी शिप्रा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। जामताड़ा में डीसी ने नारायणपुर और कर्माटांड में फ्लैग मार्च किया। दरअसल नारायणपुर और कर्माटांड प्रखंड में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान लगातार 3 दिनों तक 2 समुदायों के बीच तनातनी बनी हुई थी। कई बार पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई थी, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। सूचना मिल रही थी जो जामताड़ा के लिए एक नई चीज़ है। इसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जितने सिविलियंस हैं उनको बेसिकली भरोसा दिलाने आए हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से और सतर्क है और किसी भी तरह की अनहोनी या घटना को हम लोग नहीं होने देंगे। हम ये लोगों को, जो भी मिसक्रिएंट हैं, जो लोग उपद्रव करना चाहते हैं, उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बल है। अगर किसी भी तरह की बदमाशी की गई तो उनको किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, है ना। वो जो कानून अपना काम मुस्तैदी से करेगा। गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो से ताल्लुक रखने वाले 30 मजदूरों ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से अपने वतन वापसी की गुहार लगाई। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम
त्राहिमाम संदेश भेजा। कंपनी की ओर से पिछले 4 महीने का वेतन नहीं मिलने से दाने दाने के लिए मोहताज हैं। 3 साल का एग्रीमेंट, वीजा की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। सभी मजदूरों का वीजा भी खत्म होने की वजह से मजदूर गुलाम की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह का निवासी हूँ। हम लोग मलेशिया में फंस गए हैं, इसलिए हम लोग अपने झारखंड सरकार एवं भारत सरकार एवं अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि हम लोग को सभी मजदूरों को सकुशल वतन वापसी करने का कृपा प्रदान करें। बोकारो डीसी ने मामले पर संज्ञान लिया है और कहा है कि वे परिजनों से संपर्क कर पूरी मदद की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मलेशिया में फंस गए हैं। इसकी सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को प्राप्त हुई, सर्वप्रथम वहां पर लोकल प्रशासन को अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उनके जो परिजन हैं उनसे संपर्क किया गया है। साथ के साथ हमारे स्तर से राज्य जो माइग्रेंट सेल है उनसे भी संपर्क किया गया है और उनके द्वारा एम्बेसी से और मजदूरों के बीच में समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उनके जो डिटेल्स हैं वो भी ली जा रही है और कार्रवाई आगे की जा रही है। हम लोग को उम्मीद है कि जल्द ही इसके अंदर सकारात्मक पहल होगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।